तो सबसे पहले तो हम लोग वो समझ लेते हैं जो है इक्वी एनर्जी रेजोनेंस। देखिए, हम लोगों को एक चीज़ समझनी है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम रेजोनेंस कराते हैं, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम रेजोनेंस कराते हैं तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं हम काफ़ी सारे। नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए बच्चे फिनॉक्साइड आयन के, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, आपको हमने रेजोनेंस में क्या बताया है, हमने आपको रेजोनेंस में ये बताया है कि जो रेजोनेंस होता है वो एक फिनोमिना होता है जिसमें मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे, बट नन ऑफ देम वुड बी द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। रिमेंबर, none of the contributing structure is the real structure, is the real structure of the molecule। ये याद है सबको, हाँ या ना? Then what is real structure? What is the real structure of molecule? मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर है क्या? तो जो रियल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का बच्चे वो क्या है, मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड। सो इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने कभी भी बेंजीन को देखा है तो आपने बेंजीन को देखा है कि वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की बात करूंगी तो मैं फिनॉक्साइड आयन को इस तरीके से बनाऊंगी, लाइक दिस। दिस वुड से आई वुड से इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसके अंदर ये जो चार कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन सबका कुछ 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 कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझ आ रही है बात, हाँ या ना? क्लास में हो? वो चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूट। कौन सा चार्ज? नेगेटिव ऑक्सीजन वाला। हाँ, ये रहा नेगेटिव ऑक्सीजन वाला। डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस रेजोनेंस हाइब्रिड में नहीं दिखता, वो यहाँ पे तो रहेगा। ये इसको डेल नेगेटिव के फॉर्म में आप दिखा सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो डेल नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी डेल नेगेटिव दिखा सकते हो, यहाँ भी डेल नेगेटिव दिखा सकते हो, यहाँ भी डेल नेगेटिव दिखा सकते हो। बट जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो ये डेल नेगेटिव वाला भी नहीं होता। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, कभी आपने फिनॉक्साइड आयन को ऐसे बनाया क्या, या आप ऐसे बना देते हो सीधा सीधा? ऐसे नहीं बना देते, ऐसे बनाती हूँ क्या मैं? डू आई मेक इट दिस वे? नो, आई मेक इट दिस वे। एक्चुअली क्या है कि जब मैं इस तरीके से बना रही हूं, इसका मतलब ये है उसमें इस स्ट्रक्चर का भी कंट्रीब्यूशन है, इस स्ट्रक्चर का भी कंट्रीब्यूशन है, इसका भी है, इसका भी, इन सबका कंट्रीब्यूशन है, राइट। लेकिन रियलिटी ये होती है कि जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड में सारे स्ट्रक्चर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज डू नॉट हैव equal contribution from all the resonating structures, do not have equal contribution from all the resonating structures. Maximum contribution comes from most stable resonating structures। ये वाला ही पॉइंट आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहां लिखा है कि इसमें सबका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसका उसका होता है जो कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपके पास तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रक्चर, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीनों कार्बन, मतलब ये वाला। और इस वजह से मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरीके से प्रेफर करती हूं दिखाना रादर देन दिस। ये बात कितनों को समझ आई है? सिर्फ इतना ही लिखा है मैंने। ये बात समझ आई है दिव्यांश? यस मैम। ठीक है, तो
एक्चुअली पॉइंट ये है कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अब इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप ये देखोगे कि ये जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आया, जिनको मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है, क्योंकि इन सब में नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है, कार्बन पर आ रहा है, और इस वाले में नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है, ऑक्सीजन पर आ रहा है। और नेगेटिव चार्ज रहना किस पे चाहता है, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन के 3 बॉन्ड इंटैक्ट है, अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एरोमेटिक होता है, हम बताएंगे आगे एरोमेटिक क्यों है। तो बहुत सारे रीजंस है कि ये वाला स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल क्यों है ना। तो मोस्ट स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पर आ रहा है, बाकी सब में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है। ये एक नॉर्मल रेजोनेंस है, दिस इज अ नॉर्मल रेजोनेंस, दैट्स नॉट इक्वी एनर्जी। इक्वी एनर्जी रेजोनेंस पर आते हैं। इक्वी एनर्जी बेसिकली वो रेजोनेंस होती है जिसमें जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं वो दोनों ही एक जैसे हो, बहुत ही अच्छे हो, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन आए रेजोनेंस हाइब्रिड में। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस वो हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये और ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है सच नहीं। वहां पर भी सिंगल बॉन्ड नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ है, यहां पे भी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव है, दोनों एग्जैक्टली सेम है और दोनों स्ट्रक्चर्स इक्वली स्टेबल हैं। तो जब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगी, इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा 50-50। इस रेजोनेंस को बोला जाता है इक्वी एनर्जी। तो इक्वी एनर्जी रेजोनेंस का मीनिंग क्या है? इक्वी एनर्जी रेजोनेंस का मीनिंग है ऐसा रेजोनेंस जिसमें जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं सारे इक्वली स्टेबल हो और उन सब का इक्वल कंट्रीब्यूशन ही रेजोनेंस हाइब्रिड में आए। तो एसीटेट आयन जो है उसके अंदर इक्वी एनर्जी हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन में इक्वी एनर्जी नहीं हो रहा। तो चाहे फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हैं, मेरे लिए बेटर रेजोनेंस वो होती है जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबल हैं, चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम बने, वो रेजोनेंस बेटर होगी। तो इसलिए इक्वी एनर्जी रेजोनेंस जो है एक बेटर रेजोनेंस कहलाई जाती है। अक्ष, बात समझ आई तुझे? इक्वी एनर्जी क्या होता है? इज दैट क्लियर? यस। और किसी को कोई डाउट है इक्वी एनर्जी में? अच्छा, एक चीज और, ये लिख लिया तूने? ये लिख लिया नीचे वाला? ये लिख लिया ना? हाँ ठीक है, मैं इतना ही रब कर रही हूँ। ओके अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, इस तरीके की रेजोनेंस भी एग्जिस्ट करती हुई दिखती है। लाइक दिस। अब मैंने यहां पे भी रेजोनेंस कराई, ये जो रेजोनेंस है इसमें आप देख रहे हैं एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक बार किस पे नेगेटिव चार्ज है? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है ना। हालांकि ये परफेक्ट इक्वी एनर्जी रेजोनेंस नहीं है, बट इसे समवॉट इक्वी एनर्जी बोला जा सकता है क्योंकि ये भी काफी स्टेबल रेजोनेंस है। मतलब अगर मैं बोलूंगी तो ये एटलीस्ट एसीटेट जितनी अच्छी तो नहीं है, बट फिनॉक्साइड से बेटर है। क्यों? कि फिनॉक्साइड में चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा थे, बाकी सब में कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, इसमें चाहे ऑक्सीजन पे नहीं आ रहा लेकिन नाइट्रोजन पे तो आ रहा है। नाइट्रोजन तो अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इक्वी एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों एटम सेम होने चाहिए जिन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इक्वी एनर्जी उनमें भी होती है जिनमें
चाहे दो एटम सेम नहीं है बट एटलीस्ट दोनों एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हैं, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी दो एटम है और उनके बीच में भी रेजोनेंस हो रही है तो वो भी अच्छी खासी रेजोनेंस जो है मानी जाएगी। तो ये भी जो है स्टेबल रेजोनेंस है, क्योंकि एक बार नेगेटिव पे एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक बार नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। बहुत अच्छी तो नहीं बट समवॉट इक्वी एनर्जी आप इसे बोल सकते हैं। गौतम, इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। कोई डाउट नहीं है तुझे पिछली क्लास में? नो मैम। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मल रेजोनेंस, देयर इज नो इक्वी एनर्जी, वो नॉर्मल रेजोनेंस है। नोट कर लिया? एसीटेट आयन इक्वी एनर्जी दिखा रहा है वो, ये वाला एसीटेट आयन है, ये वाला एसीटेट। अच्छा, अब सानवी तुझे क्या बताना था मुझे? हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। यस मैम। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल, सबको क्लियर हो गया? कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। चलिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। अगर हम एल्कीन की बात करें बच्चे, तो एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है? आप जहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पहले तो उसको क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। तो मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, मैंने इसे सर्कल कर लिया, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है वो अल्फा है, तो ये वाला डायरेक्टली कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन भी अल्फा हुआ। इस कार्बन पे कितने एच है? 3। इस कार्बन पे कितने एच है? 3। तो यहाँ पे कितनी अल्फा एच हुए? 6 अल्फा एच, मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। Why is this hyperconjugation causing stability in alkene? Why hyperconjugation cause stability in alkene? एल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी क्यों आती है? कौन बताएगा इसका आंसर? Why hyperconjugation cause stability in alkene? हाँ जी सानवी। मैम यही पूछना था मुझे, क्योंकि अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? सिग्मा पी ओवरलैप होता है, हाँ या ना? बट ये सिग्मा पी ओवरलैप हम उसे क्या बोलते हैं? जब आपके पास सिस्टम जो होता है वो कार्बोकैटायन या रेडिकल जैसा होता है। तो जब कार्बोकैटायन या रेडिकल होता है उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पी ओवरलैप बोलते हैं। जब आपके पास एल्कीन होता है उस टाइम हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप बोलते हैं। तो बेसिकली ये है क्या? आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम क्या होता है? सिग्मा रेजोनेंस या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस। सिग्मा रेजोनेंस बोल सकते हैं इसे, या फिर बोल सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर बोल सकते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। वी कैन ऑल्सो कॉल इट बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट, ये 3 नाम है इसके, ठीक है। कार्बोकैटायन और रेडिकल में वो सिग्मा पी ओवरलैप होता है, एल्कीन में वो सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप होता है, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन में स्टेबिलिटी क्यों आती है? देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन का एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये हमारे अल्फा एच है 3। यहां पे क्या होगा? यहां पे ये H जो है, एक H, उस H का लेट से सिग्मा बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आया और ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ठीक है। ऐसा कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? कैन यू सी? मुझे एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस तरीके से, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, इसके बगल में एक H+ रह गया और यहाँ H आ गया, हाँ या ना?
ये हो सकता है। और ऐसे ये क्या है, ये एक तरीके का डीलोकलाइजेशन ही तो है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? यही पाई इलेक्ट्रॉन जो पहले कार्बन कार्बन यहां पे थे, अब वो यहां आ गए, तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। तो डीलोकलाइजेशन होता क्या, डीलोकलाइजेशन इज काइंड ऑफ रेजोनेंस, और रेजोनेंस मॉलिक्यूल के अंदर क्या लेकर आता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो यहां जो डीलोकलाइजेशन है वो एल्कीन के अंदर क्या ला रहा है, स्टेबिलिटी ला रहा है। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा बार मैं डीलोकलाइजेशन करा पाऊंगी, और जितनी ज्यादा बार मैं डीलोकलाइजेशन करा पाऊंगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल का जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। मॉलिक्यूल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। हाँ या ना? क्लियर हुई बात? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अल्फा एच है भैया, 3 अल्फा एच ये है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 3 6 3 9 9 अल्फा एच होंगे। तो जितना ज्यादा, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये बात क्लियर हुई? और किसी को कोई डाउट है? मैम हम अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? जो सिस्टम के साथ पहला कार्बन जुड़ा है उसके हाइड्रोजन। तो मेरा सिस्टम है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ जो पहला कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, इसके जो एच है वो अल्फा एच। ओके, ठीक है, मैम हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी प्लेनैरिटी चाहिए होती है? बिल्कुल चाहिए, 100%। और यहाँ तो प्लेनैरिटी होगी ना, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है, sp2 है ना, तो ये पूरा अल्कीन जो हो गया वो प्लेनर हो गया, है ना? यस मैम। HC मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, देवांगी देवांशी कोई डाउट? नो मैम। क्योंकि वो अल्फा कार्बन से जुड़े हैं। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा एच हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कर लिया, याद है सबको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? मैम मेरे को लास्ट स्लाइड दिखाना। दिव्यांश, व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? मैम एक और डाउट था। हाँ बोलो। एनर्जी रिलीज्ड मैम, पायरोल। जब एक हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, तो वही स्टेबिलिटी और डबल बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता एल्कीन में। हाँ वो भी बोल रहा था, हाँ। एल्कीन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हाँ अक्ष क्या कह रहा है, क्या डाउट है? मैम पायरोल और पेरिडीन में ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, आपने बताया था समझ में। हाँ हाँ, अच्छा बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया था गौतम? यस मैम। ठीक है, तो मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिकॉल करा देती हूँ, क्योंकि आज हम लोग एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, जो कि लास्ट क्लास में मैंने जो वीडियो भेजा था उसका लास्ट पार्ट आप लोगों ने समझा था, एरोमेटिसिटी वाला। यस मैम। है ना, तो उसको ही रिकॉल कराते हैं पहले, फिर आती हूँ पेरिडीन पायरोल के ऊपर बात करती हूँ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के, अगर मैं एल्कीन की बात करूं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। लेकिन आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तभी देखना होता है जब आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो लुक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ओनली व्हेन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर सेम। ठीक है, अब हम लोगों ने एक बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट बेंजीन। बेंजीन के लिए क्या, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। लेट्स से मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, दिस इज साइक्लोहेक्सीन। मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन डाले, इसे बनाया साइक्लोहेक्सेन, हाइड्रोजनेशन कराया। तो लेट्स से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हुई है -120
किलो जूल पर मोल, लेट्स से मैंने एज्यूम करा, ठीक है। तो अगर मैं यहां साइक्लोहेक्सीन की जगह एक ट्राइन लूं जिसे बेंजीन बोलते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे यहां से यहां जाने में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ गए। यहां एक डबल बॉन्ड था, यहां कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहां 1 मोल अगर हाइड्रोजन लग रहा था, यहां कितने मोल्स लगेंगे, 3 मोल्स लगेंगे, तब जाके आप साइक्लोहेक्सेन बना पाओगे। जब 1 मोल को हाइड्रोजनेट कराने के लिए 120 किलो जूल एनर्जी लगती है, तो 3 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कराने के लिए थ्योरेटिकली कितनी लगनी चाहिए, -120 इंटू 3 किलो जूल पर मोल, हाँ या ना। सो दैट्स लेट्स से -360 किलो जूल पर मोल, हाँ या ना। तो अगर मैं बोलूं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन की क्या होनी चाहिए, बेंजीन शुड बी 360 किलो जूल पर मोल, हाँ या ना, थ्योरेटिकली। बट what is the reality? But actually in benzene heat of hydrogenation is less than 360 kilojoule per mole. Let's say assume किया मैंने कि heat of hydrogenation जो है वो somewhat around let's say 300 kilojoule per mole है। तो होनी क्या चाहिए थी भैया, जब अगर थ्योरेटिकली नॉर्मली करें तो 120 अगर एक बॉन्ड की है तो 3 बॉन्ड की 360 होनी चाहिए थी। 360 नहीं है, 360 से कम है, कितनी है, 300। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, इनके बीच का डिफरेंस हुआ 60 किलो जूल पर मोल का, हाँ या ना। ये 60 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस क्यों आ रहा है मेरे पास, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो 60 किलो जूल पर मोल है ये मॉलिक्यूल के किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो बेंजीन के अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू एक नॉर्मल एल्कीन से, नॉर्मल ट्राइन से जिसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है उससे कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है रेजोनेंस में। ये बात सबको समझ आई, हाँ या ना, ये बात सबको समझ आई, हाँ या ना। Yes, ma'am. दिस इज व्हाट रेजोनेंस एनर्जी इज। तो एक चीज और समझिए बच्चे, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। रेजोनेंस एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इज ऑल्सो नोन एज स्टेबलाइजेशन एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो कभी कभी ऐसा होगा, अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और पूछेंगे इसमें से सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी है। तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है, मतलब अगेन आपको ये चेक करना है कि किसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा हो रही है ना। जिसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा हो रही है, जिसकी रेजोनेंस इफेक्टिव हो रही है, जिसकी रेजोनेंस अच्छी हो रही है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। अच्छी रेजोनेंस, बेटर रेजोनेंस मतलब स्टेबलाइजेशन। जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन उतनी ज्यादा क्या होगी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी। ये बात क्लियर हुई, हाँ या ना, नोट किया, आगे चलूं। डन, ठीक है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले यहां पे समझेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे देखनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बेटा जब मैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलूंगी देन आपको बहुत चीजें ध्यान में रखनी है।
मैं आपको जो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ये प्रायोरिटी ऑर्डर में होंगे, आपको वही ऑर्डर में चेक करना है। अगर आप वो ऑर्डर में चेक नहीं करोगे देन आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे। तो अगर आपके पास बहुत सारे रेजोनेंस है तो आपको कैसे चेक करना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटर है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है हमें कि अनचार्ज स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बेटर देन द चार्ज्ड वन। अनचार्ज स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बेटर देन चार्ज्ड वन। अनचार्ज स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बेटर देन चार्ज्ड वन। मतलब अगर मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है और एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया बॉन्ड ऐसे गिरा के, sorry, I'll get a negative here and a positive here. ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, राइट। अब ये पहला स्ट्रक्चर है बच्चे, ये दूसरा स्ट्रक्चर, इन दोनों में से बेटर कौन सा होगा? द फर्स्ट हैज टू बी बेटर देन सेकेंड, नो डाउट। वाई? बिकॉज पहला स्ट्रक्चर अनचार्ज है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? चार्ज। हमेशा अनचार्ज स्ट्रक्चर बेटर होगा किससे? चार्ज स्ट्रक्चर। रूल नंबर 1, अगर रूल नंबर 1 फॉलोड है तो आपको और कोई रूल देखने की जरूरत नहीं है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर पे चलेगा। जब रूल 1 नहीं फॉलो होगा तब आपको रूल 2 देखना है, 2 नहीं फॉलो होगा तो 3 देखना है। ये बात सबको समझ आ रही है, हाँ या ना? तो कैन यू नाउ रिकॉल कि जो फिनॉक्साइड आयन था उसका सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने क्यों बोला था कि लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है? रिमेंबर, हाँ या ना? यस मैम। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर क्या था? अनचार्ज था। तो अनचार्ज स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बेटर देन चार्ज वन, राइट? तो ये है हमारा चार्ज स्ट्रक्चर। फिर ऐसे करते जाएंगे तो सारे स्ट्रक्चर्स चार्ज होते जाएंगे, बस जो लास्ट में स्ट्रक्चर आता है ये वाला, यही मेरा क्या कहलाया जाता है? फिर मोस्ट स्टेबल कहलाया जाता है ना। तो चार्ज और अनचार्ज में से हमेशा वो स्ट्रक्चर पिक करो जो कि क्या है? अनचार्ज है। रूल नंबर 2, the structure in which all atoms have complete octet is always a better structure. The structure in which all atoms have complete octet is always a better structure. एग्जाम्पल देते हैं। एक स्ट्रक्चर ये है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया। अब आप देखिए, अगर मैं ये पहला स्ट्रक्चर है बोल रही हूँ, इसे दूसरा बोल रही हूँ, अब आपको इन दोनों में से बेस्ट स्ट्रक्चर चूज करना है। तो रूल नंबर 1 तो फॉलो नहीं होगा क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है? मेरे चार्ज है, हाँ या ना? बोथ हैव चार्जेस। तो रूल नंबर 2 फॉलो होगा। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है वो बेटर है। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, पहला स्ट्रक्चर, इसका ये वाला कार्बन देखो, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। ये 2H के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, किसके? मतलब इसके पास तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट फॉर्मिंग द कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन सबके पास नहीं है। एक ऐसा कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज वाला जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हाँ या ना? लेकिन वहीं पे आप सेकंड स्ट्रक्चर देखो, अब इस कार्बन को देखो, क्या आप देख पा रहे हो? पूरे 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ये, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, हाँ या ना? जब ये स्ट्रक्चर बना होगा बच्चे, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर तो रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही तो लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में जाएगा। तो एक है ऑक्सीजन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से, 6, 7, 8। ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहे हैं, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। क्या आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो पहला और दूसरे में से बेटर स्ट्रक्चर कौन सा कहलाया जाएगा? सेकेंड वुड बी बेटर देन फर्स्ट। एम आई क्लियर, हाँ या ना? क्लियर? लेकिन कई बच्चे कहेंगे मैम सेकेंड तो अच्छा नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, उधर कार्बन इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना? बट दिस इज नॉट द प्रेफरेंस। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का पोजीशन जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में लीस्ट प्रेफरेंस रखता है। अब देखोगे मैं उसे लास्ट में लिखवाऊंगी।
तो जब ऑक्टेट कंप्लीशन है तो ऑक्टेट कंप्लीशन विल ऑलवेज गेट द प्रायोरिटी। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ पे गलती करता है, 100% यहाँ गलती होती है, क्योंकि आप ये चेक ही नहीं कर पाते कि आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। सो यू हैव टू चेक कि ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्ट्रक्चर हमेशा क्या कहलाया जाता है, एक बेटर स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। बात क्लियर हुई, हाँ या ना? चले आगे, नोटेड। रूल नंबर 3। मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड की तू बात कर रहा है, तो पहली बात तो मुझे बता कौन से कंपाउंड की बात कर रही है? सल्फर नहीं लगता क्या? थायोफीन बनता है कंपाउंड, उसमें सल्फर नहीं होता? सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट ही तो है। क्लोरीन लगा रही हूं मैं, तो क्या ये थर्ड पीरियड एलिमेंट नहीं है? हाँ यस मैम। मैम हाँ जी, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, एक बार लास्ट लाइट दिखाना। डन मैम। यस मैम। let's come on to rule number 3. Now what is rule number 3? Rule number 3 says the structure in which more number of pi bonds are present is always a better structure. Present is always a better structure. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना, मैंने यहां पाई बॉन्ड्स क्यों लिखवाया है, वाई वी हैव रिटन अ पाई बॉन्ड हियर। ध्यान देना मेरी बात पे, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। कभी भी जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, वाइल ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। क्या? कभी भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए बच्चे क्या सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं? डू वी एवर ब्रेक अ सिग्मा बॉन्ड? नो। व्हाट वी डू, हम चार्ज को घुमाते हैं, चार्ज की पोजीशन बदलते हैं, या पाई बॉन्ड्स की पोजीशन बदलते हैं, हम सिग्मा बॉन्ड थोड़ी तोड़ते हैं, है ना? जो नॉर्मल रेजोनेंस की बात कर रही हूं मैं, ठीक है? तो जो आपका नॉर्मल रेजोनेंस होता है, जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, दैट्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन, नॉट सिग्मा बॉन्ड। तो while drawing resonating structures, sigma bonds are never broken और never made, ना बनाया जाता है ना तोड़ा जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड तो कभी चेंज ही नहीं होगा ना, तो सिग्मा बॉन्ड थोड़ी चेंज होगा, सिग्मा बॉन्ड तो सेम ही रहेगा। ऑल्सो position of atoms never changes while drawing resonating structure. Position of atom never changes. While drawing resonating structures, कभी भी आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो आप किसी भी एटम की पोजीशन नहीं बदलते हो, आप सिर्फ चार्ज को छेड़ते हो, आप सिर्फ चार्ज की पोजीशन बदलते हो, आप सिर्फ पाई बॉन्ड्स की पोजीशन बदलते हो। आप कभी भी सिग्मा बॉन्ड्स की ना ही पोजीशन बदलते हो, ना ही आप किसी एटम की पोजीशन बदलते हो। हाँ जी, अच्छा फेक आइडिया भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, हाँ तो मैं हटा देती हूँ उसे। ओके, हाँ वो कल मेरे पास, वो कल भी हुआ है। कल एक मेरे प्रोफेसर वो है, बायो का टीचर है, दिनेश सर, उनकी भी एक फेक आईडी बना के वो बात कर रहे थे मुझसे, तो फिर उन्होंने, मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया तो इससे इनकी फेक आईडी है। बहुत ज़्यादा फेक आईडीज बन रही हैं आजकल ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ या ना?
चले आगे। So while drawing the resonating structures, position of atoms never changes. तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो जब मैं सिग्मा बॉन्ड तोड़ने रही, मैं एटम की पोजीशन नहीं चेंज कर रही, तो सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, पाई बॉन्ड्स, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ऑलवेज बेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे सपोज मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, अब मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। I got this first structure, this is my second structure, third structure and fourth structure. I am asking you what is the stability order. तो कौन सा ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा? गौतम, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा? मैम फर्स्ट। फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज दिस इज अनचार्ज्ड, अदर्स आर चार्ज्ड, राइट। तो पहला रूल फॉलो कर दिया। इसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे हमारे क्या है? चार्ज है स्ट्रक्चर। अब आप ये देखो, कोई ऐसा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कहीं ऐसा बंदा जरूर होगा जिसमें प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना। तो ऐसा कोई नहीं है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब सेकंड रूल वॉयलेट हो गया। लेट्स कम ऑन टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कह रहा है? जिसपे पाई बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ दो पाई बॉन्ड है, यहाँ जीरो पाई बॉन्ड है। तो बेटर कौन सा होगा? सेकेंड, नहीं थर्ड, फिर सेकेंड एंड देन फोर्थ, हाँ या ना? क्लियर? चले आगे। मैम पाई बॉन्ड से स्टेबिलिटी बढ़ती है। नहीं, पाई बॉन्ड से स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती, चार्जेस कम हो जाते हैं ना। तो चार्ज कम होना मतलब बर्डन कम होना, स्टेबिलिटी बढ़ गई, है ना। बट मैं डायरेक्टली चार्जेस कम नहीं लिखूंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसे चार्जेस आते हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। इसलिए हमने इनडायरेक्ट वे में लिख दिया कि पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे। ओके मैम। नोटेड। चलिए लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 4। व्हाट इज रूल 4? रूल 4 मुझे क्या कह रहा है? रूल 4 मुझे कह रहा है द स्ट्रक्चर इन विच ऐसे स्ट्रक्चर इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट bears negative charge and electropositive element bears positive charge is always a better structure. Bears positive charge is always a better structure. ऑब्वियसली ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर हो और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे हो, वो हमेशा क्या रहेगा? एक बेटर स्ट्रक्चर रहेगा. ऑल्सो like charges should be away and unlike charges should be closer. To each other is always
like charges should be away and like charges should be better to closer to each other in most stable in the stable resonating structure, in the stable resonating structure. स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा जो लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए, और प्लस माइनस मतलब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास होने चाहिए. अब जो ये रूल नंबर 4 है, इसके अंदर ये दोनों ही पॉइंट आते हैं. यहाँ कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है. यहाँ पे डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर कैसा है. कई जगह हम ये देख रहे होंगे, कई जगह ये देख रहे होंगे. यहाँ पे कोई प्रायोरिटी ऑर्डर एज सच डिफाइन नहीं है कि पहले ये देखिए बाद में ये देखिए. बट रूल नंबर 4 एकदम लीस्ट प्रायोरिटी पर है. अगर बाकी कोई भी फॉलो नहीं हो रहा तभी आप रूल नंबर 4 को देखेंगे. अदरवाइज मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आपके रूल 1 2 3 हो जाएंगे, जिसको आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में चेक करना है. ये बात सबको समझ आई? हाँ या ना? नोट किया? यस मैम. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं. Question is we have to tell the less contributing structure of nitroalkane. Nitroethane. Less contributing structure of nitroethane. लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं? लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यही मतलब हुआ ना? हाँ या ना? देखिए हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिए गए हैं. ए ऑप्शन, बी है, सी है, डी है. ये what do you think is the least contributing structure of nitroalkane? सबसे बेकार कौन सा स्ट्रक्चर लग रहा है नाइट्रोएल्केन का? हाँ जी अक्ष. सानवी. मैम सी. और कोई? गौतम. दिव्यांशी, देवांगी, दिव्यांश, आबिर. डी. आंसर वुड बी सी. वाई? सबसे पहले बताओ रूल नंबर 1 क्या था? अनचार्ज और चार्ज वाला. ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जो अनचार्ज हो, है ना? तो रूल नंबर 1 हट गया. रूल नंबर 2 किसका था? ऑक्टेट रूल. कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है ना? ए.
ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया फिर, है ना? तो मोस्ट स्टेबल पूछा जाए कौन सा बोलेंगे? ए। क्यों? वाई? एवरी एटम इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। कोई एटम नहीं है, कार्बन नहीं है जिसपे प्लस चार्ज हो, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन पे 4 बॉन्ड, सबके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, हाँ या ना? मैम नाइट्रोजन पे प्लस है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे है ना, 4 बॉन्ड बना रहा है ना। हाँ बेटा। मैम अगर कोई दो स्ट्रक्चर्स हैं और किसी में कम चार्जेस हैं दूसरे में ज्यादा चार्जेस हैं तो फिर ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? नहीं, Charges- ये डिपेंड करता है कौन से चार्जेस है, प्लस है या माइनस है, अच्छा उससे उस पे भी डिपेंड करता है ना। ओके तो इसलिए हमने उस चीज को रूल ही नहीं बनाया है, वो है ना, वो सब केस के केस डिपेंड करते हैं। तो सेकंड रूल के हिसाब से मोस्ट स्टेबल हो गया, मतलब ये तो आपका ऑप्शन ही हट गया। अब बी, डी और सी में से पहचानना है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट रूल क्या था? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो सब में सेम है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, है ना। फिर अब आ जाता है लास्ट वाले पे। लास्ट वाला क्या कह रहा था भैया? लास्ट वाला ये कह रहा था कि पॉजिटिव चार्जेस को पास पास नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पास होने चाहिए। बट आप देख रहे हो इसमें दोनों पॉजिटिव चार्जेस पास पास हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल, एंड दैट वुड बी माय आंसर, हाँ या ना? क्लियर? कोई डाउट किसी को? तूने डी क्यों बोला दिव्यांश? नेगेटिव नेगेटिव एक साथ है। ये एक साथ है, इनके बीच का एंगल कितना है? 120 के आसपास। हाँ, तो फिर एक साथ कैसे हुए भाई? अगर नेगेटिव नेगेटिव इन दोनों पर होते तो एक साथ होते ना भाई। नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव, ओ पे भी नेगेटिव, तो एक साथ होते ना। ये एक साथ कहाँ हुए? नहीं समझा? ठीक है। हाँ गौतम बोलो, कोई कुछ कह रहा था? मैम मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और बेस क्वेश्चन दे रही हूँ। एग्जामिन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। तो पहला स्ट्रक्चर है एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा है एच सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ एच, ये दूसरा है। तीसरा है एच सी प्लस ओ माइनस ओ एच, ये तीसरा है। एच सी ओ प्लस ओ एच माइनस, ये चौथा है। बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में विच वन डू यू थिंक इज द मोस्ट अनस्टेबल वन? मैम फोर्थ। क्या है ये? अनस्टेबल? ठीक है, फोर सबसे अनस्टेबल। मैम फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। बिल्कुल। यस फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वाई? क्योंकि अनचार्ज है, अनचार्ज स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बेटर, है ना। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, हमारा क्या हो रहा चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीशन। ये है ना ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें ओ पे पॉजिटिव है, एक लोन पेयर, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। इस ओ पे नेगेटिव है, कार्बन पे 4 बॉन्ड है, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीशन की वजह से ये सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड और फोर्थ में से ऑक्टेट रूल नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, बस आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड कीप द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, ये थर्ड हो गया। फोर्थ वाला लीस्ट हो गया, हाँ या ना? क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताइए मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोसोबेंजीन। हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से।
बताइए। मोस्ट स्टेबल। हाँ जी गौतम। कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो? चार्ज तो क्योंकि सब में है तो पहला रूल तो फॉलो नहीं होगा। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो? मैम डी। और सोचो थोड़ा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट वाला बता रहे। ऑक्टेट कंप्लीट तो खैर 3 स्ट्रक्चर में मुझे दिख रहे हैं जिसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। मैम देखो बी बी सी डी सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। यस मैम। तो ए वाला तो हटा दो ऑप्शन से, ये तो आपका लीस्ट टेबल हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। आंसर सी होगा। अब बीसीडी आया, अब बीसीडी में से ऑक्टेट सबके कंप्लीट है। फिर पाई बॉन्ड्स देखो, पाई बॉन्ड देखो अपर पार्ट में तो सबके सेम ही है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पाई बॉन्ड्स भी सब में सेम है। देन व्हाट यू हैव टू थिंक, नेगेटिव चार्ज आई शुड कीप ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो शुड आई कीप नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन और शुड आई कीप नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन? सॉरी हेयर ऑक्सीजन। मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? सी। हाँ या ना? बोथ द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ए बी और डी में से एक नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है? कार्बन पर आ रहा है। हाँ या ना? समझ आए? तो रूल्स के हिसाब से चलना है। ए बी सी 1 2 3 4 4 रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर। आपको चेक करना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये बात सबको समझ आई? हाँ या ना? मैम ये O माइनस में ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है ये बता दो। किसमें? O माइनस। ओ माइनस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ? 2 लोन पेयर भी तो होंगे इसके पास, है ना। तो 8 Yes. इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 2 लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे तो 4 बॉन्ड है 8 इलेक्ट्रॉन। बाकी सारे कार्बन, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एक H होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट तब नहीं होगा जब किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, सॉरी 3 बॉन्ड पे पॉजिटिव ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा ना कि अगर जितने बॉन्ड बना रहा है, जितने बनाने चाहिए उतने ही बना रहा है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। उससे कम बना रहा है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। क्लियर? हाँ या ना? कर लेंगे इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड सवाल कि कौन सा बेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन सा बेकार है। हाँ या ना? चलें आगे। चलो, अभी हम लोगों ने बहुत सारा रेजोनेंस के बारे में पढ़ाई करी, है ना। आपको पता है रेजोनेंस का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ रेजोनेंस? मेन रीजन ऑफ रेजोनेंस इज मेसोमेरिक इफेक्ट। हाँ या ना? डू यू रिमेंबर इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का होता था, प्लस एम और माइनस एम। एक प्लस एम होता था और एक क्या होता था? माइनस एम होता था। सॉरी, प्लस आई होता था और एक माइनस आई होता था इंडक्टिव में। जैसे इंडक्टिव में प्लस आई माइनस आई होता था बच्चे, वैसे ही मेसोमेरिक में भी 2 इफेक्ट होंगे, एक प्लस एम और एक माइनस एम। तो प्लस एम इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस एम इफेक्ट होता है दैट मेसोमेरिक इफेक्ट in which electron is donated
टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ऐसा मेसोमेरिक इफेक्ट जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कराए जाते हैं वो हमारा प्लस एम इफेक्ट होता है। माइनस एम इफेक्ट क्या होता है? दैट मेसोमेरिक इफेक्ट in which electron is removed from the conjugated system. इलेक्ट्रॉन जिसमें रिमूव किया जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से वो हमारा होता है माइनस एम इफेक्ट, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। डू यू रिमेंबर दिस रेजोनेंस जिसमें हमारे पास O पे नेगेटिव चार्ज था, और एक रेजोनेंस जिसमें हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया था। हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था कि हमें पोजीशन ऑफ रेजोनेंस कैसे दिखानी है। हाउ शुड आई चेक द पोजीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? इधर नेगेटिव चार्ज गिरता है, पाई बॉन्ड टूटता है, हाँ या ना? तो आप देख रहे हो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ये सिस्टम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो O माइनस को बोलेंगे कि O माइनस क्या शो कर रहा है? प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। यहां पे क्या होगा? ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ऐसे ही होगा रेजोनेंस। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि NO2 क्या कर रहा है? इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, मतलब NO2 इज ट्राइंग टू शो माइनस एम इफेक्ट। ये बात क्लियर हुई, हाँ या ना? तो प्लस एम हो गया इलेक्ट्रॉन सप्लायर बाय रेजोनेंस, माइनस एम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल वाया रेजोनेंस। प्लस एम है इलेक्ट्रॉन सप्लाई या इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाया रेजोनेंस, और माइनस एम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल वाया रेजोनेंस। तो प्लस एम इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं? कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे? रूल याद रखिएगा, ऐसा ग्रुप जिसका की एटम नेगेटिव चार्ज है, जिसके की एटम पे नेगेटिव चार्ज है, जिसके की एटम पे या फिर लोन पेयर है, या फिर की एटम दूसरे एटम से, की एटम इज अटैच्ड टू अनदर एटम विद सिग्मा बॉन्ड। जिसमें की एटम दूसरे एटम से सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या शो करते हैं बच्चे? प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहां तक नोट कर लिया सबने? अब समझते हैं अब कौन से ग्रुप, जैसे O नेगेटिव, हम लास्ट है देखो। एक मिनट, OH देखिए नेक्स्ट लास्ट स्लाइड। O माइनस जैसे की एटम पे नेगेटिव हो गया, OH में की एटम पे लोन पेयर हो गया, OCH3 की एटम पे लोन पेयर हो गया, NH2 की एटम पे लोन पेयर हो गया, NHR कोई अल्काइल ग्रुप लगा दो, की एटम पे लोन पेयर हो गया, NR2 की एटम पे लोन पेयर हो गया। समझ रहे हैं? CH3 में की एटम पे लोन पेयर नहीं है, लेकिन कार्बन जो की एटम है वो दूसरा एटम हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, प्लस एम हो गया। CH2 CH3 मतलब कोई भी R ग्रुप सारे क्या शो करने वाले? प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले, हाँ या ना? NH माइनस प्लस एम शो करेगा, एटसेट्रा। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें की एटम पे या नेगेटिव चार्ज है, की एटम पे लोन पेयर है, या की एटम दूसरे एटम से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं? प्लस एम इफेक्ट। बात समझ आ रही है? राइट। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि जैसे मैंने बेंजीन के ऊपर OH लगाया या OCH3 लगाया तो प्लस एम इफेक्ट दिखता है, कैसे दिखता है?
क्योंकि O के लोन पेयर्स नीचे आएंगे, बॉन्ड ऐसे टूटेगा. दिस इज व्हाट प्लस M इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है. अगर मैंने बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया तो प्लस M इफेक्ट कैसे होगा, कौन समझाएगा? हाउ इज दिस CH3 शोइंग प्लस M? प्लस I तो समझ आता है, प्लस I कैसे शो करेगा? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ना इधर की तरफ, ऐसे होगा, सिग्मा बॉन्ड की पोलराइजेशन होगी, तो प्लस I तो हो सकता है, प्लस M कैसे होगा? हाउ विल एल्काइल ग्रुप शो प्लस M इफेक्ट, कौन समझा सकता है? हाउ विल एल्काइल ग्रुप शो प्लस M? हाँ जी. मैम वहाँ C और रिंग के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एक H तोड़ के रिंग पे आ जाएगा. तो H ऐसे टूट सकता है? रिंग पर अगर मैं H ले आऊं बेटा तो पोजीशन एक एटम की नहीं टूट जाएगी? एटम ऑफ पोजीशन तोड़ सकती हूँ मैं कि मतलब पोजीशन की एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगी? एटम की पोजीशन क्या मैं रेजोनेंस में चेंज कर सकती हूँ? नो मैम. देन वो H प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से. यस, हाइपर कॉन्जुगेशन. हाउ कैन यू फॉरगेट हाइपर कॉन्जुगेशन? कैन यू सी, यहाँ पे एल्कीन है, ये एक एल्कीन टाइप सिस्टम है, इससे पहला कार्बन अटैच अल्फा नहीं होगा, तो अल्फा कार्बन के साथ क्या हो सकती है? हाइपर कॉन्जुगेशन. तो यहाँ पे जो प्लस M इफेक्ट ऑफ R ग्रुप्स होते हैं इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इज वाया हाइपर कॉन्जुगेशन. इज वाया हाइपर कॉन्जुगेशन. अब कैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन में H बेटा कभी किसी और जगह नहीं जाता, H अपनी जगह रहता है, ठीक है? बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, बट H का पोजीशन नहीं बदलेगा. तो रेजोनेंस वुड बी लाइक दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आई वुड से बेटर दे आर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स. क्लियर? हाँ या ना? सो दिस इज नथिंग बट हाइपर कॉन्जुगेशन. तो इसमें भी जैसे प्लस M इफेक्ट्स में हम 3 तरीके के इफेक्ट्स बोल सकते हैं. एक चीज और मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे. यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? द प्लस M इफेक्ट ग्रुप्स आर ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. तो इन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप. व्हाई डू वी कॉल देम एक्टिवेटिंग? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, और क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो बोला जाता है कि आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, रिएक्शन कराने के लिए एक्टिवेट हो गया. इसलिए प्लस M इफेक्ट वाले जो सारे ग्रुप्स हैं उनको क्या बोला जाता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. ये बात क्लियर हुई? तो ये सारे ग्रुप जो भी मैंने लिस्ट लिखवाई है ये सारे मेरे क्या होंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. अब इनको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, एज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग. स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग. स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग वो होता है बेटा जिसमें की एटम पे नेगेटिव है या की एटम पे लोन पेयर है, जैसे OH, OCH3, ये सब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है. NH2, NHR या NR माइनस, ये सब जिसमें की एटम पे नेगेटिव है या लोन पेयर है, ये सारे के सारे मेरे क्या है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग. यहां तक क्लियर? एक्टिवेटिंग क्या होता है दोबारा? एक्टिवेटिंग वो होते हैं जो ग्रुप प्लस M शो करते हैं, क्योंकि जो ग्रुप प्लस M शो करते हैं वो इस सिस्टम के अंदर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं. और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना मतलब आपका जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो फर्दर अटैक के लिए एक्टिवेट हो गया, चार्ज हो गया है, तो इसलिए इन ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोला जाता है. आई बात समझ? क्लियर? मैम वो H प्लस की पोजीशन चेंज हो सकती है अगर वो सॉल्यूशन में हो तो? ना बिल्कुल भी नहीं. H प्लस पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, H प्लस वही रहता है. इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस. मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बट उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कार्बन और हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है? पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, H अपनी जगह ही रहेगा.
और इसी वजह से ये जो CH3, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एक डिफिकल्ट प्रोसेस है ना, आप सोचो सिग्मा बॉन्ड आप तोड़ रहे हो, सिग्मा बॉन्ड तोड़ना कितना डिफिकल्ट है, तो इसलिए CH3 एक्टिवेटिंग होते हैं, बट वो एकदम वीकली एक्टिवेटिंग की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है कंडक्ट करना, इट्स नॉट दैट इजी जितना आसानी से आप बाकी रेजोनेंस करा रहे हो। एंड H का पोजिशन कैन नॉट चेंज। क्लियर? मैम मतलब वो वहाँ जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर भी अट्रैक्ट नहीं होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारे काम बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हो रहे हैं, हल्का सा हुआ फिर वापस रिवर्ट बैक हो गया, ये कोई स्ट्रक्चर्स असली में थोड़ी एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। ओके मैम। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में क्या होगा, की एटम पे लोन पेयर होगा, लेकिन की एटम का जो लोन पेयर है किसी और रेजोनेंस में भी जा रहा होगा, जैसे कि ये देखो जरा, यहां इसका मतलब क्या आप देख रहे हैं, यहां पे मेरा बेंजीन लगा हुआ है, इसको यहां समझिए, देखिए ये मेरा बेंजीन है, ये मेरा NH है, COR है, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं इस पूरे ग्रुप की बात कर रही हूं, ये ग्रुप, ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बेंजीन इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऐसे करके, हाँ या ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां 100% नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक और रेजोनेंस हो रही है इस प्रकार से, ये भी तो रेजोनेंस हो सकती है, हाँ या ना, और कैन यू सी कि ये रेजोनेंस थोड़ी ज्यादा मात्रा में होगी, क्योंकि यहां इस रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, O पर आएगा, तो अगर ये इस रेजोनेंस में जाएगा तो एक टाइम पे तो एक ही रेजोनेंस हो सकती है, तो ये वाली रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, तो बेंजीन के लिए इस ग्रुप का प्लस M इफेक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, हाँ या ना, तो इसलिए ऐसे ग्रुप्स जिसके अंदर की एटम तो है बट की एटम किसी और रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, उन ग्रुप्स को फिर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग बोला जाता है, ना कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। ये बात समझ आई, हाँ या ना। आप यस मैम। तो अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया OCOR, ये भी मॉडरेटली एक्टिव, क्योंकि O के ऊपर लोन पेयर है, बट वो दूसरी रेजोनेंस में भी जा सकता है, OCH डबल बॉन्ड CHR, सब ये जिसमें दूसरी भी रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रही होगी, वो सारे क्या बन जाएंगे हमारे, वो सारे हमारे बन जाएंगे मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, राइट। मैम ये NH वाला केस एक और बार बता। देखो ये बेंजीन है, मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये है, यहाँ अगर NH2 होता तो ये 100% रेजोनेंस दे रहा होता, 100% प्लस M इफेक्ट दे रहा होता, हाँ या ना। यस मैम। बट अगर ये NHCOR बन गया तो क्या हो जाएगा, अब ये रेजोनेंस 100% नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे के साथ साथ ये भी तो रेजोनेंस हो सकती है, और ये रेजोनेंस थोड़ी बेटर होगी, तो अगर ये वाली रेजोनेंस 60% हो रही है तो ये वाली से 40% ही होगी ना, पहले 100% हो रही थी। तो ऐसे रेजोनेंस बेसिकली ऐसे ग्रुप्स जिसका जो लोन पेयर है कि एटम पे वो किसी और रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है अपार्ट फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम लाइक बेंजीन, उन ग्रुप्स को बोला जाएगा मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्लियर? मैम वो डबल एरो होमोलिटिक प्लीज कहाँ है डबल एरो, होमोलिटिक कहाँ हो रहा है, हेट्रोलिटिक ही तो होगा, ये वाला डबल एरो की बात कर रही है। यस मैम। अरे ये तो मैं Clear. बता रही हूँ कि यहाँ भी जा सकता है, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब वीकली कौन होंगे, सारे अल्काइल ग्रुप्स वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं, क्योंकि उनका वीकली एक्टिवेटिंग होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका एक्टिवेटिंग ग्रुप उनका एक्टिवेशन किसकी वजह से होता है, उनका एक्टिवेशन होता है बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, जो कि डिफिकल्ट है कंडक्ट करना। क्लियर?
चलें आगे, नोट कर लिया? मैम हैलोजेंस को रख सकते हैं किसी ग्रुप में, या वो बेटा सिर्फ रखेंगे ना, तसल्ली तो रख, तसल्ली तो रख। डीएक्टिवेटिंग पे आने तो दे, वीकली डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में हैलोजेंस को रखूंगी। यहाँ एक्टिवेटिंग में नहीं रख सकते उन्हें। यहां तक क्लियर है? चलूं आगे? चलो अब आते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होंगे? उनके ऑपोजिट जो ग्रुप्स क्या शो करेंगे? -m, हाँ या ना? इन ग्रुप्स के लिए खास बात यह है कि इनका जो की एटम होना चाहिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर जो हमारा की एटम होता है शुड बी अटैच्ड टू अनदर एटम विद अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड टू अनदर एटम बाय डबल और ट्रिपल। तो key atom should have the positive charge or key atom should be attached to another atom with a double or a triple bond. ठीक है, अब समझते हैं ऐसे कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ। देखिए अब मैं पहले सबसे समझाती हूँ उन ग्रुप्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट PH3 पे प्लस चार्ज, की एटम attached to another atom with a double bond like this, another atom with a double bond like this, ये सारे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, हाँ या ना? राइट, बट देयर इज सर्टेन थिंग्स जो यहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NH3 प्लस कैनॉट शो -m। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। NH3 प्लस कैनॉट शो -m, व्हाई? अगर मैंने बेंजीन के ऊपर NH3 प्लस लगा दिया, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, राइट, कैन नाइट्रोजन फॉर्म 5 बॉन्ड्स? अगर ये 5 बॉन्ड यहाँ आया तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, हटा दो। इसलिए आपने नोटिस करा है, या मैंने PH3 प्लस लिखा है, नॉट रिटन NH3 प्लस, बिकॉज NH3 प्लस -m इफेक्ट शो नहीं कर सकता इवन दो द की एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि की एटम पॉजिटिव मतलब सबको रख लो, बहुत सारी चीजें इसमें भी देखनी है। NH3 प्लस कैन नॉट शो -m बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, राइट? चले आगे। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, CCl3 and CF3 shows very strong -m, shows very strong -m. Why? CCl3 और CF3 में वैसे तो की एटम दूसरे एटम से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इन सारे ग्रुप्स को क्या होना चाहिए? एक्टिवेटिंग, हाँ या ना? बट ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, दे शो -m। इनका रीजन क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं।
इसका रीजन लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रांस और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ट्रांस और यू कैन कॉल इट रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। चलें आगे। यस मैम। नाउ व्हाट इज दिस ट्रांस एंड रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन? देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या था, अभी मैंने आपको जो समझाया था वो CH3 वाला केस जो था, उसमें आपको याद है हम H का बॉन्ड तोड़ते थे और ऐसे ले आते थे। दिस इज नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन। CCl3 में क्या होगा? कैन यू थिंक ऑफ क्लोरीन बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड ब्रेकिंग इट्स बॉन्ड लाइक दिस? कैन यू थिंक कि क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज ले पाएगा? क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इस तरीके से नहीं होती जैसे हाइड्रोजन के केस में होती है, यहाँ उल्टी हो जाती है। पाई बॉन्ड गोज हेयर एंड द बॉन्ड ब्रेक्स। सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन, बट इस नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन का डायरेक्शन उल्टा हो गया है। यहाँ Cl, वैसे H यहाँ पे जब निकलता तो H प्लस होता था, यहाँ Cl माइनस होगा क्योंकि Cl प्लस हो नहीं सकता, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पूरे केस में बेंजीन पे क्या चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। इसको क्या बोला जाता है? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और CCl3 या CF3, क्योंकि दोनों में क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं हैलोजेंस, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो यहाँ पे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। और इस वजह से ये लोग शो करते हैं -m इफेक्ट रादर देन +m। कितने बच्चों को बात समझ आई है? इसमें भी ऐसा ही होगा, दिस विल गो आउट। क्लियर? तो CCl3 CH3 शो +m, वीकली +m, CF3 CCl3 शोज -m। ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? ब्रोमीन और आयोडीन भी बिल्कुल ट्रांस हाइपर कॉन्जुगेशन, बट जनरली वो लोग हम बनाते नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में CBr3 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उसे नोट नहीं कर रहे, बट वो भी ट्रांस हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। नोट किया? चलो आगे। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट केस ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ प्रॉब्लम क्या है? हैलोजेंस के साथ प्रॉब्लम ये है, फॉर ऑल हैलोजेंस -I इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर +m। मतलब उनका +m होता तो है बट उनका +m डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करता। बाकी हमेशा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट जो है काफी माइनर इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेंट इफेक्ट कौन है? मेसोमेरिक। लेकिन हैलोजेंस के केस में उल्टा हो जाता है, मेसोमेरिक से डोमिनेट कौन हो जाता है? इंडक्टिव। रेस्ट ऑल मेसोमेरिक डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव, बट हैलोजेंस इंडक्टिव डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक। ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप कोई भी हैलोजन लेंगे, जैसे आपने एक नॉर्मल हैलोजन लिया फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा है कि अगर आप कहो कि की एटम पे लोन पेयर है मैम, की एटम को ऐसे रेजोनेंस कराना चाहिए, तो उसका रेजोनेंस वीक होगा, बिकॉज अगर रेजोनेंस कराएगी तो फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। हाँ या ना? तो इसके अंदर भी फिर क्या डोमिनेट कर गया? +I डोमिनेट कर गया, -I डोमिनेट कर गया +m से। हाँ या ना? और
और यही चीज होती है बाकी हैलोजेंस में भी। जैसे बाकी हैलोजेंस में आपने ले लिया Cl, आप लोगों को याद है हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लेनारिटी के ऊपर, बट यहाँ पे एक और भी तो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ऐसे प्लस एम इफेक्ट शो करा, क्लोरीन का ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, 3p में है, कार्बन का ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p है, तो क्या 3p और 2p के बीच में इफेक्टिव पाई बॉन्ड बन सकता है? नो मैम। तो फिर जब नो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है तो क्या यहाँ पे अगेन मैं प्लस एम के बारे में सोच पाऊंगी? नहीं, माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम। तो हैलोजेंस में होना चाहिए था प्लस एम। मैं ये भी नहीं बोल रही कि प्लस एम नहीं होता, उनका प्लस एम 0 है, नो, दे हैव प्लस एम, बट देयर प्लस एम से ज्यादा उनके ऊपर क्या रहता है, माइनस आई रहता है। इसलिए हैलोजेंस को वीकली डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हैलोजेंस आर कंसीडर्ड एज वीकली डीएक्टिवेटिंग। क्लियर? हाँ या ना? फ्लोरीन वाला केस दोबारा बता दो। फ्लोरीन में ऑर्बिटल सही है, फ्लोरीन का भी 2p है, कार्बन का भी 2p है, बट इनका प्लस एम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर प्लस एम होगा तो फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा ना, और फ्लोरीन प्लस चार्ज रखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, मैम माइनस है। माइनस एम कैसे हो सकता है? वो अपना ऑर्बिटल एक्सपैंड कर सकता है क्या? अच्छा हाँ ठीक है ना। और इनफैक्ट फ्लोरीन के किसी भी हैलोजन में माइनस एम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माइनस एम कराने के लिए पाई बॉन्ड को इधर जाना पड़ेगा, बट जब लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर फ्री होते हैं, तो लोन पेयर पहले गिरते हैं रादर देन पाई बॉन्ड आए। ये तो तब आता ना जब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होते, समझ रहे हो? जैसे CCl3 में अब कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है तो उसने माइनस एम शो कर दिया। ठीक है, जब लोन पेयर्स होते हैं तो हमेशा लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इधर किसी में भी माइनस एम तो हो ही नहीं सकता। बात क्लियर हुई? हाँ या ना? कोई डाउट? नोट कर लिया सबने? चलूं आगे। नाउ आप लोग जानते हैं कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट के साथ बढ़ती है, हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ बढ़ती है, हाँ या ना? हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ बढ़ती है। तो वैसे ही माइनस एम के साथ भी तो बढ़ेगी। क्यों? सॉरी, प्लस एम के साथ भी तो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्लस एम भी क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ही तो है, हाँ या ना? राइट। सो ये भी लिख सकते हैं कि कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम and inversely proportional to minus m. Similarly, carbon ion stability directly proportional to minus m, inversely proportional to plus m. हाँ या ना? Right? एसिडिटी, एसिडिटी में याद है हमें क्या देखना होता है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। तो याद है एसिडिटी को हमने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। वैसे से ये भी तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। क्यों? फर्क क्या हो रहा है वहां पे? इंडक्टिव की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या मेसोमेरिक की वजह से निकलेंगे, हाँ या ना? राइट। तो अब देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू फॉर होमवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन्स बताने हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन, ऑर्डर बताना है।
इसको कर दो ABCDEF। I'll be discussing these questions in the next live class. On Saturday. मैम कल पी ब्लॉक का टेस्ट है। हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा कल पी ब्लॉक का तो असाइनमेंट ही डिस्कस नहीं किया ना मैंने अभी। नो मैम। यस कर लिया सब लोगों ने असाइनमेंट? यस मैम। कितने डाउट्स हैं? है ना? ग्रुप 13 में ज्यादा, ग्रुप 14 में कम है। ठीक है तो एक काम करते हैं, व्हाट इज योर शेड्यूल फॉर टुमारो? What is your schedule for tomorrow? Can I take a discussion class tomorrow for just half an hour? Half an hour में तो हो ही जाएगा। हाँ? Online only. बता दो, लेना होगा तो मैं ले लूँगी, कल डिस्कस कर लूँगी, कल टेस्ट दे देना। हम अपने टेस्ट के बारे में कब बताया था? मैंने ग्रुप में मैसेज कर रखा बच्चे। मैंने पढ़ा नहीं। तूने पी ब्लॉक का असाइनमेंट करा है? हाँ मैम असाइनमेंट तो कर लिया, काफ़ी पहले किया था वो। असाइनमेंट कर लिया बट टेस्ट के बारे में नहीं पढ़ा। चलो एक काम कर लेते हैं, कल हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, टेस्ट सैटरडे को दे देना, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन बताना है यहाँ पे। When can we keep the class tomorrow? जल्दी बताओ अपने शेड्यूल के हिसाब से। मैम कल मैं शाम तक क्लासेस ही क्लासेस है। कल शाम को Yes, क्लासेस ma'am, क्लासेस yes. है। शाम को व्हाट अबाउट कल मॉर्निंग? शाम तक, अच्छा रेगुलर कल क्लास। शाम तक 9 o'clock से होती है। Yes. 9 o'clock से पूरा 6 o'clock तक। बैक टू बैक, ओके। विल कीप इट ऑन सैटरडे देन। Yes मैम। हम टेस्ट फिर संडे को। हाँ टेस्ट संडे दे देना, जिस दिन डिस्कस करूंगी उसके अगले दिन टेस्ट है। आपको बताना है एसिडिटी, इस केस में बताना है एसिडिटी। That's all for today. हम लास्ट स्लाइड दिखाते हैं। उसमें हो गया। Okay. We'll discuss these questions on Saturday and also we'll discuss the P block. मैम नेक्स्ट स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। तो एक काम करिएगा, नेक्स्ट क्लास जैसे शुरू हो ना तभी मुझे याद दिला देना पी ब्लॉक। पहले मैं पी ब्लॉक ही डिस्कस करूंगी, नहीं तो अदरवाइज फिर मैं भूल जाऊंगी। ओके मैम। ठीक है चलिए डन। नो मैम। हो गया। यस मैम।